आज के इस वीडियो में हम एक तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड पे बात करेंगे जिसे कि कहा जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए, ये टॉपिक स्टैंडर्ड 12th के द सॉलिड स्टेट चैप्टर से है। इससे पहले हमने 3 अलग अलग टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड पे बात किया था। एक था आयोनिक सॉलिड, दूसरा था कोवेलेंट सॉलिड और तीसरा था मेटालिक सॉलिड, और ये चौथा जो है ये है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 बेसिक कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। वैसे देखा जाए तो इसे 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। तीसरा कैटेगरी दूसरे का ही एक स्पेशल टाइप होता है। पहला कैटेगरी जो है इसे कहा जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा कैटेगरी है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही एक स्पेशल कैटेगरी है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। आज के इस वीडियो में हम पहले इस कैटेगरी पे बात करेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसके लिए हम एक सैंपल ले लेते हैं, आर्गन का सैंपल लेते हैं। आर्गन एक इनर्ट गैस है, तो आर्गन का एक सैंपल ले लेते हैं। इस कंटेनर में आर्गन रखा हुआ है, आर्गन जो कि इस टेम्परेचर में, नेचुरल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में ये गैसेस स्टेट में होगा। इसे चलिए ढक देते हैं, क्योंकि ये गैसेस स्टेट में है, तो अगर इसे ढका नहीं जाएगा तो फिर ये यहाँ से भाग जाएगा। ये सारे एटम्स जो है ये एटॉमिक फॉर्म में होगा, क्योंकि ये इनर्ट गैस है। तो ये सैंपल हमने आर्गन का लिया। अगर यहाँ से हम हीट एनर्जी बाहर निकाल लेते हैं, मतलब इसके टेम्परेचर को अगर घटाते हैं, हीट अगर बाहर निकाल दिया जाए, ऐसा करते करते इसका टेम्परेचर घटते जाएगा, और घटते घटते एक समय ऐसा आएगा कि ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आर्गन के केस में ये टेम्परेचर होता है -185.85 डिग्री सेल्सियस। अब अगर इसका टेम्परेचर और घटाया जाए, इससे हीट एनर्जी और निकाल दिया जाए, थर्मल एनर्जी और बाहर निकाला जाए, तो एक समय ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये सॉलिडिफाइड हो जाता है। सो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। आर्गन के केस में ये टेम्परेचर जो होता है ये होता है -189.34 डिग्री सेल्सियस। एक और सैंपल ले लेते हैं। इस बार एक और इनर्ट गैस का हम सैंपल ले लेते हैं। ये सैंपल जो है ये नियॉन का सैंपल है। सो यहाँ पर गैस स्टेट में नियॉन है, रूम टेम्परेचर में ये गैस स्टेट में होगा। सो ये नियॉन का सैंपल है। इसके साथ भी वही करते हैं, यहाँ से हीट एनर्जी बाहर निकाल लेते हैं, तो एक समय ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में। नियॉन के केस में ये टेम्परेचर जो होता है, ये टेम्परेचर होता है -246.05 डिग्री सेल्सियस। वैसा करते करते हीट और बाहर निकाल ले, इसे और ठंडा करें, इसका टेम्परेचर को घटाएं, तो ये कुछ देर बाद ये सॉलिडिफाइड हो जाता है, ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए इसका टेम्परेचर होगा -248.67 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, आर्गन और नियॉन दोनों ही इनर्ट गैस है। मतलब कि एक एटम को अगर कंसीडर करें आर्गन का, और ये दूसरा एटम है आर्गन का या नियॉन का, किसी का भी एग्जांपल ले ले, ये दूसरा एटम है, तो इन दोनों के बीच, चूंकि ये दोनों इनर्ट गैसेस है, इनका जो ऑक्टेट है वो फुलफिल्ड है, तो इसीलिए ये ना तो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एक दूसरे के साथ, ना ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफ़र होगा तो फिर इसका भी ऑक्टेट टूट जाएगा और इसका भी ऑक्टेट फुलफिल्ड नहीं रहेगा। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऑक्टेट जब फुलफिल्ड होता है किसी भी एटम का तो वो स्टेबल रहता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ना तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करता है। मतलब कि इनके बीच इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हुए किसी भी तरह का बॉन्ड क्रिएट नहीं हो सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट नहीं हो सकता है। तो अगर मान ले कि इन दोनों के बीच किसी भी तरह का बॉन्ड अगर क्रिएट ना हुआ, इन दोनों के बीच अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट ना करे, कोई बॉन्ड ना रहे,
तो फिर ये लिक्विफाइड कैसे होता है और ये सॉलिडिफाइड कैसे होता है? क्योंकि सॉलिड होने के लिए जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच एक बॉन्ड होना जरूरी है। अगर बॉन्ड नहीं होगा तो फिर ये तो गैसेस स्टेट में ही रहेगा, ये तो गैसेस फॉर्म में ही रहेगा। तो ज़रूर इनके बीच यहाँ पर बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। लेकिन ये तो इनर्ट गैस है, किसी भी तरह का बॉन्ड हमें ऐसे अगर देखा जाए तो किसी भी तरह का बॉन्ड यहाँ पर तो क्रिएट हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर होता क्या है, यही हमें अब समझना है कि इस सिचुएशन में इन इनर्ट गैसेस के केस में होता क्या है। दरअसल अगर मैं एक आर्गन का एटम को ड्रॉ करूं तो ये हो गया उसका न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा इसके चारों तरफ, और ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर सेंटर में रिसाइडेड है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि नेगेटिव चार्ज है, इसका भी सेंटर इसी पॉइंट में होता है, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को कैंसिल कर देता है। तो ऐसे में अगर मैं एक दूसरा एटम ड्रॉ करता हूँ, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, और इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँ, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये, तो फिर आप देखिए इसके केस में भी वही है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो एक ही पॉइंट में रिसाइड कर रहा है, मतलब किसी भी तरह का ये डाइपोल फॉर्म नहीं करता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये बड़ा ही प्रोबेबिलिस्टिक होता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे, चूंकि सैंपल में बहुत सारे एटम्स हैं, तो उनमें से कुछ एटम्स के साथ कुछ ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो एक तरफ शिफ्ट कर जाता है, किसी भी एक तरफ शिफ्ट कर जाता है। लेट्स से कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है थोड़ा बाईं तरफ शिफ्ट कर गया, कुछ इस तरह से बाईं तरफ ये शिफ्ट कर गया। तो जब ये बाईं तरफ शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। एक ही पॉइंट में वो दोनों चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करेगा। नेगेटिव चार्ज थोड़ा इस तरफ आ चुका है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो थोड़ा इस तरफ आ गया, और ये प्रोबेबिलिस्टिक है, किसी के साथ भी, किसी एटम के साथ भी कभी भी हो सकता है। तो अब अगर ऐसा हुआ तो फिर देखिए यहाँ पर इस तरफ एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड में एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इस तरफ शिफ्ट कर गया है। अब ऐसा होते साथ क्या होगा, देखिए इसके बगल वाला जो एटम है उसमें क्या होगा। देखिए हमें पता है कि लाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को रेपेल करता है और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इस साइड में अगर पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस आ जाएगा तो फिर इसके बगल वाला जो एटम होगा, इसके नेबरिंग एटम में ये चार्ज को इंड्यूस कर लेगा। ये इसका न्यूक्लियस है और इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसे ये पॉजिटिव चार्ज अपने तरफ खींच लेगा। इसी को तो हम कहते हैं इंड्यूस्ड होना। सो यहाँ पर चार्ज जो है इंड्यूस्ड हो जाएगा इस तरफ। सो इंड्यूस्ड हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इस तरफ आ गया, क्योंकि ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसका, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके कारण यहाँ पर इस तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। फिर से इंडक्शन के कारण ये होगा, इंड्यूस कर लेगा चार्ज को, ये इसे इंड्यूस कर लेगा। फिर आगे इसके नेबरिंग जो एटम होगा उसको ये इंड्यूस करेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसे भी ये इंड्यूस कर लेगा, नेगेटिव चार्ज को बाईं तरफ खींच लेगा। और यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, यहाँ पर होगा ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस तरफ होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब आप गौर करें, ये एक डाइपोल बना। क्यों बना? प्रोबेबिलिस्टिक रीज़न, कोई खास रीज़न नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिकली ये एक डाइपोल बना फॉर ए वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही कम समय के लिए ऐसा होता है। और इस छोटे से समय के लिए जब ये डाइपोल बना तो ये इसको
इसको अपने नेबरिंग एटम को ये क्या करेगा, ये इंड्यूस कर देगा। तो ये एक इंड्यूस्ड डाइपोल बनेगा। ये एक इंड्यूस्ड डाइपोल अपने नेबरिंग एटम को फिर से इंड्यूस्ड डाइपोल बनाएगा। तो यहाँ पर आप गौर करें कि इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एक बॉन्ड क्रिएट होगा। ये बॉन्ड बड़ा ही टेम्पररी काइंड का बॉन्ड होगा। अगर इस एटम के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो इसका ये जो प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइवननेस है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, ये बहुत ही टेम्परेरी होता है। थोड़ी ही देर में, बहुत ही कम समय में ये फिर से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। जैसे ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा तो ये जो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ से गायब हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। भले ही इसका टूट जाए बॉन्ड, ये बॉन्ड्स टूट जाए, लेकिन फिर कहीं पर यही चीज़ होगा, किसी और एटम के साथ यही चीज होगा, फिर वो बाकी सबको अपने आसपास के एटम्स को इंड्यूस कर लेगा। तो ऐसा चलते रहता है, ऐसा चलते रहता है। और इस तरह के फोर्सेस को कहा जाता है लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। सो दिस इज लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। और ये फोर्स बहुत ही वीक होगा, टेम्पररी है, वीक है। इसके कारण जो इस तरह का सॉलिड बनता है, इस तरह का सॉलिड बड़ा सॉफ्ट सॉलिड होता है, बहुत ही रिजिड टाइप का सॉलिड नहीं होता, बहुत ही सॉफ्ट सॉलिड होता है। जैसे कि हमने देखा था आर्गन और नियॉन के केस में, आर्गन के केस में इस टेम्परेचर में जाके ये सॉलिडिफाइड होता है, नियॉन के केस में इस टेम्परेचर में जाके ये सॉलिडिफाइड होता है। तो इस तरह के सॉलिड्स जो है, इसके पीछे जो बॉन्ड है, जिस बॉन्ड के कारण ये सॉलिडिफाइड हो रहा है, वो बॉन्ड लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस है। और इस तरह के सॉलिड्स को ही कहा जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। चलिए वापस आते हैं फिर। अब देखिए यहाँ पर ये जो लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस है ये एक्ट करता है, जिसके कारण कि जो इनर्ट गैसेस है, जो कि नॉर्मली डाइपोल्स नहीं होते हैं, उस तरह के जो सब्सटेंसेस है वो जब सॉलिडिफाइड होता है तो उसके पीछे जो बॉन्ड है, इस तरह का बॉन्ड वो काम करता है। हमने ये भी बात किया कि इस तरह का बॉन्ड बहुत ही वीक होता है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता, टेम्परेरी होता है, वीक होता है। लेकिन वीक होने से भी वीकनेस का भी तो एक डिग्री होगा, उसमें भी तो हम कह सकते हैं किसी किसी तरह के इनर्ट गैसेस में ये बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रांग होगा, किसी किसी में रिलेटिवली वीक होगा। जैसे कि अगर आर्गन और नियॉन को ही हम कंपेयर करें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है और यहाँ पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं है। भले ही दोनों में ही बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो, लेकिन हम अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ में तो डिफरेंस आएगा। तो वो जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, उसे अगर हम कंपेयर करें वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये अभी हम देखने वाले हैं। तो ये जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है, बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि ये टेम्पररीली जब ये डाइपोल बनेगा, प्रोबेबिलिस्टिकली जब ये डाइपोल बनेगा, तो उस समय ये अपने नेबरिंग एटम को कितना ज़्यादा इंड्यूस कर सकता है। अगर ये ज़्यादा इंड्यूस कर देगा अपने नेबरिंग एटम को, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा खींच लेगा अपने तरफ, इसका मतलब ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये कितना इंड्यूस कर सकता है, इस पे डिपेंड करेगा इसका स्ट्रेंथ। तो हाउ मच इट कैन इंड्यूस, ये स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा इस बात पे कि हाउ मच इट कैन इंड्यूस, ये कितना इंड्यूस कर सकता है, या फिर ये एटम्स जो है कितना इंड्यूस्ड हो सकता है। अब ये कितना इंड्यूस्ड होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इस एटम के साइज पे। देखिए, अगर कोई एक छोटा एटम हो, बहुत ही छोटा एटम, मान ले ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये बहुत ही छोटा सा एक एटम है। और अगर मान ले एक बड़ा सा एटम है, बहुत बड़ा इसका साइज, पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ जाए तो जो हमें एलिमेंट्स मिलते हैं उनके एटम्स जो है काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो ये एक बड़ा एटम है। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें, आप 11th में पीरियोडिक टेबल के चैप्टर पढ़ते हुए आपने देखा था कि एटम जितना बड़ा होगा
वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना उतना आसान होता है, मतलब उसे उतना जल्दी आयोनाइज किया जा सकता है। तो इस सेंस में अगर आप देखें तो अगर बड़े एटम से इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, इसे आसानी से आयोनाइज किया जा सकता है एटम को, तो इसका मतलब ये बनेगा कि अगर एटम ज़्यादा बड़ा हुआ तो ये ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर सकता है। इसीलिए तो बड़े एटम्स में इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, इसे आसानी से आयोनाइज किया जा सकता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है, इसके कारण इसे आसानी से हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब एटम बड़ा होगा तो उसे आसानी से इंड्यूस किया जा सकता है, और बड़ा होते साथ साथ उसका पोलराइजेबिलिटी बढ़ता है। पोलराइजेबिलिटी मतलब ये पोलराइजेशन हो रहा है, यहाँ पर एक तरफ से चार्ज दूसरे तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये पोलराइज्ड हो रहा है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस बन रहा है, तो ये पोलराइज्ड हो रहा है। तो कितना इंड्यूस हो सकता है एटम, ये डिपेंड करता है इसके पोलराइजेबिलिटी पे। पोलराइजेबिलिटी और इसके पोलराइजेबिलिटी ऑब्वियसली डिपेंड करेगा इसके साइज पे, जैसे हमने इससे पहले बात किया कि जितना बड़ा होगा एटम उसका पोलराइजेबिलिटी उतना बड़ा ज़्यादा होगा और वो उतना जल्दी इंड्यूस्ड होगा, उतने आसानी से इंड्यूस्ड होगा, और जितना आसानी से वो इंड्यूस्ड होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो स्ट्रेंथ है इस बॉन्ड का, लंदन डिस्पर्सन फोर्स का जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा साइज़ पे। साइज़ जितना ज़्यादा होगा ये स्ट्रेंथ भी उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि साइज़ ज़्यादा होते साथ साथ पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा, मतलब कि उसका इंड्यूस होने का जो एबिलिटी है वो बढ़ेगा, इसके कारण उसका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। अभी अगर आप इसी इंफॉर्मेशन को, इस नॉलेज को आप यूज़ करते हैं जितने भी इनर्ट गैसेस हैं उनके सेंस में, तो देखिए आपको क्या मिलेगा। अगर मैं इनर्ट गैसेस को लिखता हूँ, जैसे शुरू करता हूँ हीलियम से, सबसे पहले हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जेनॉन, फिर रेडॉन और फिर ऑर्गेनिसन। उसके बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, तो उसे मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। हीलियम एक बहुत ही छोटा एटम है, नियॉन उससे बड़ा है, आर्गन उससे भी बड़ा है, क्रिप्टन उससे भी बड़ा है, जेनन उससे भी बड़ा है, और रेडॉन उससे भी बड़ा होगा। तो फिर यहाँ पर हमने जो अभी अभी सीखा उसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, उसके हिसाब से जैसे कि हमने इससे पहले एग्जाम्पल किसका लिया था, नियॉन और आर्गन का सैंपल हमने लिया था, तो इन दोनों को ही अगर हम कंपेयर करें तो हम ये पाएंगे आर्गन का साइज ज़्यादा है नियॉन के रेस्पेक्ट में। नियॉन के रेस्पेक्ट में आर्गन का साइज ज़्यादा है, मतलब आर्गन का पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब आर्गन बहुत जल्दी इंड्यूस्ड हो सकता है, जिसके कारण कि इसका लंदन डिस्पर्सन फोर्स जो है इसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगा रिलेटिवली। नियॉन के रेस्पेक्ट में आर्गन का जो स्ट्रेंथ होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, वो ज़्यादा होगा। तो जो हमने इससे पहले सैंपल के साथ किया था, जो भी लिखा हमने, जो भी जाना सीखा, उसे अगर इस इंफॉर्मेशन के साथ मैच करना चाहे तो देखिए किस तरह से मैच होगा ये। आर्गन, इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हमने देखा नियॉन के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा होगा। मैं सॉलिड में ये ड्रॉ कर रहा हूँ। चलिए, यहाँ आर्गन, सॉलिडिफाइड आर्गन या लिक्विफाइड आर्गन, वो बेहतर समझ में आएगा। ये लिक्विफाइड आर्गन है और ये लिक्विफाइड नियॉन है, लिक्विफाइड नियॉन। इनके बीच, इनके एटम्स के बीच क्या काम कर रहा है, बॉन्ड काम कर रहा है, ये बॉन्ड काम कर रहा है, जिसके कारण ये गैसेस स्टेट में अभी नहीं है। अब देखिए, अगर हम इसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, थर्मल एनर्जी इस बॉन्ड को, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और ये गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ से ये जो है ये फ्री हो जाएगा, फ्री होके ये सब फ्री होके गैसेस स्टेट में चला जाएगा। ये भी, इसमें भी टेम्परेचर बढ़ा है तो ये भी गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा फ्री होके। ये बॉन्ड से थर्मल एनर्जी जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये फ्री हो जाएगा, ये टूट के बाहर निकलेगा और गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा। हमने क्या देखा कि आर्गन का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ये ज़्यादा है, तो मैं ना इसे बोल्ड कर देता हूँ,
ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है नियॉन के साथ कंपेयर करें तो। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने से हम क्या समझेंगे, इसे फ्री करने के लिए मतलब गैसेस स्टेट में ले जाने के लिए हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना होगा। ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तब जाके ये ब्रेक करेगा ये बॉन्ड और ये गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच जो लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस काम कर रहा है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगा। अगर ये गैस अगर इतना टेम्परेचर में लिक्विफाइड होता है तो इसी टेम्परेचर में ये लिक्विड गैसेस स्टेट में भी कन्वर्ट होगा। मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट है ये, नियॉन का बॉइलिंग पॉइंट है ये। अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को आप कंपेयर करें तो आप ये पाएंगे आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा हीट इसे चाहिए लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए। ज़्यादा हीट एनर्जी इसे चाहिए इसके अंदर जो लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस काम कर रहा उसे ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और वही तो हमने देखा, अगर इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो इसे तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए होगा गैस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि साइज बढ़ते साथ जो पोलराइजेबिलिटी है वो बढ़ता है और उसी के साथ साथ उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस का स्ट्रेंथ बढ़ता है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं आर्गन से नीचे, ठीक नीचे पीरियोडिक टेबल में क्या है, क्रिप्टन है। क्रिप्टन भी इनर्ट गैस है लेकिन वो अगले पीरियड में आता है, मतलब उसका साइज आर्गन से भी बड़ा है। तो फिर आप बताइए क्रिप्टन का बॉइलिंग पॉइंट ये -185.85 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, नीचे होगा या फिर ऊपर होगा, ज़्यादा होगा? तो क्रिप्टन का साइज तो और बड़ा है। क्रिप्टन का साइज और बड़ा है मतलब उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो और ज़्यादा होगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा होना चाहिए, उसे ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए होगा गैस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए। बिल्कुल यही होगा। अभी मैं यहाँ पर लिखूँगा कि क्रिप्टन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। सो क्रिप्टन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ -153.4 डिग्री सेल्सियस। ज़ेनॉन का क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़ेनॉन का साइज़ और बड़ा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -108.1 डिग्री सेल्सियस। रेडॉन का इसका और ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसका साइज़ और बड़ा है, इसके लिए इसके अंदर जो लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस काम करेगा इसका स्ट्रेंथ और ज़्यादा होगा। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये इससे भी ज़्यादा है विच इज़ -61.7 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस एक्चुअली है क्या और ये कैसे काम करता है, और साथ ही साथ इस तरह के इनर्ट गैसेस से बना हुआ जो सॉलिड होगा, इनर्ट गैसेस का टेम्परेचर घटाते हुए जो हमें सॉलिड मिलता है, ये सॉलिड कैसे बनता है, इसके पीछे का बॉन्ड क्या, कौन सा बॉन्ड काम करता है, और इस तरह के सॉलिड्स को हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही एक टाइप है। अब आगे के वीडियोस में हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पे बात करेंगे और उसी के साथ साथ हम हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पे बात करेंगे। अब कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्या और इंक्लूड करना चाहिए, या फिर क्या क्या और भी जो भी आपके पास सुझाव होगा वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। तो फिर अब अगले वीडियो का जो लिंक है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड 12th के लिए द सॉलिड स्टेट इस चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।